9 महीने की गर्भवती बहू के पेट पर बच्चा। कूदते ही पानी निकला। सास ने दरवाजा बंद किया और पति की आवाज आई, अभी अस्पताल मत जाना। फिर न्यास की सच्चाई ने पूरे घर की लालच खोल। 6 साल का बच्चा हंसते हुए मेरी 9 महीने की गर्भवती कोख पर कूद पड़ा और बोला, बच्चा बाहर निकालो। और अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे गर्म पानी फैल गया। दिल्ली के बसंत कुंज की उस आलीशान कोठी में, जहां दीवारों पर सोने जैसे रंग के झूमर चमक रहे थे और रसोई में इलायची वाली चाय की खुशबू आ रही थी, अनन्या राठौर को पहली बार लगा कि वह बहू नहीं, किसी बंद कमरे में रखी हुई चीज है। उसका पेट भारी था, सांस छोटी छोटी चल रही थी और प्रसव की तारीख बस कुछ ही दिन दूर थी। फिर भी उसकी सास शकुंतला राठौर हर आने जाने वाले से कहती थी कि अनन्या बहुत नाटक करती है। अनन्या के पति आर्यन राठौर दक्षिण दिल्ली के नामी कारोबारी परिवार के एक इकलौते बेटे थे। शादी के बाद शुरू में सब कुछ शाही लगा था। जयपुर के महल जैसे विवाह मंडप, हीरे का हार, अखबारों में छपी तस्वीरें। लेकिन धीरे धीरे अनन्या ने समझ लिया था कि उस घर में मुस्कानें भी हिसाब से दी जाती हैं और प्यार भी दस्तावेज देखकर। उसके पिता दिवंगत उद्योगपति महेंद्र मल्होत्रा ने मरने से पहले अपनी बेटी और उसके होने वाले बच्चे के लिए एक पारिवारिक न्यास बनाया था। अनन्या को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि पिता ने कहा था कि बेटी, कभी किसी के सामने अपनी सुरक्षा पर हस्ताक्षर मत कर देना। लेकिन पिछले 2 महीने से आर्यन बदल गया था। वह बार बार कहता, माँ के घर रहो, यहाँ देखभाल अच्छी होगी। शकुंतला ने अनन्या की गाड़ी की चाबी सुरक्षा के नाम पर अपने पूजा के कमरे की दराज पर रख दी। ननद पायल हर समय उसका हाल अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करती रहती, जैसे गर्भवती भाभी घर की इज्जत नहीं तमाशा हो। उस दोपहर पायल का 6 साल का बेटा विहान घर में मिठाई और केक खाकर पागलों की तरह दौड़ रहा था। बैठक में शकुंतला की सहेलियां बैठी थी, सब हंस रही थी। पायल अपने मोबाइल से सब कुछ दिखा रही थी। अनन्या सोफे के किनारे बैठी थी, एक हाथ पेट पर, दूसरा कमर पर। बच्चे की हलचल सुबह से थोड़ी कम थी, इसलिए वह पहले ही बेचैन थी। अचानक विहान ने सोफे पर चढ़कर छलांग लगाई। उसके दोनों घुटने सीधे अनन्या के पेट पर आ गिरे। बच्चा बाहर निकालो, वह खिलखिलाकर चिल्लाया। अनन्या की चीख गले में ही टूट गई। उसे लगा किसी ने भीतर से पेट फाड़ दिया हो। दर्द बिजली की तरह कमर से रीढ़ तक दौड़ गया। उसने विहान को हटाने की कोशिश की, मगर हाथ पैर कांप गए। उसी पल उसके पैर के नीचे गर्म तरल फैलने लगा। पायल पहले हंसी, फिर बोली, अरे वाह, सच में शुरू हो गया क्या? अनन्या ने नीचे देखा, साड़ी का निचला हिस्सा भीग चुका था। पानी के साथ गहरा हल्का धब्बा भी फैल रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे अस्पताल जाना है, उसने कांपती आवाज में कहा। अभी? शकुंतला ने चाय का कप नीचे रखकर आंखें घुमाई। पहली बार माँ बनने वाली औरतें ऐसी ही घबरा जाती हैं। बैठो चुपचाप। माँ जी, खून भी है, अनन्या ने फुसफुसा कर कहा। थोड़ा बहुत होता है। घर की औरतें अस्पताल की सीढ़ियां ऐसे नहीं चढ़ती। शुभ मुहूर्त रात में है। अनन्या को समझ नहीं आया कि प्रसव और शुभ मुहूर्त का क्या संबंध। दर्द फिर उठा, इस बार और गहरा। उसने अपना मोबाइल उठाकर आर्यन को फोन लगाया। दूसरी तरफ शोर था, जैसे ही वह किसी होटल या दावत में हो। क्या हुआ? आर्यन ने झुंझला कर पूछा। विहान मेरे पेट पर कूद गया है, मेरा पानी निकल गया है, खून भी आ रहा है, मुझे तुरंत अस्पताल ले चलो। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आर्यन की आवाज धीमी हुई, मगर इतनी साफ कि अनन्या के कानों में पत्थर की तरह गिरी। अभी अस्पताल मत जाना। आज रात 12 बजे के बाद बच्चे के जन्म पर न्यास की धारा लागू होगी। अनन्या का दिल धड़कना भूल गया। कौन सी धारा? उसने पूछा। आर्यन ने शायद फोन ढका, मगर उसकी आवाज फिर भी सुनाई दे रही। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया ना?
वह बाहर ना जाए, दस्तावेज तैयार हैं। उसी क्षण पीछे से आवाज आई, चटाक। मुख्य दरवाजे की कुंडी बंद हो चुकी थी। अनन्या ने मुड़कर देखा। शकुंतला दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में चाबी, चेहरे पर अजीब शांति। उस मुस्कान में न चिंता थी, न दया, न शर्म, सिर्फ इंतजार था। कमरा अचानक छोटा लगने लगा। अनन्या ने सोफे के किनारे पकड़ लिए। पेट में बच्ची ने जैसे एक बार धीरे से करवट ली और फिर भीतर सब शांत हो गया। यही शांति अनन्या को सबसे ज्यादा डरा रही थी। चाबी दीजिए, उसने दांत भींचकर कहा। मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। शकुंतला पास आई और धीमे से बोली, बच्ची तभी बचेगी जब घर बचेगा। तुम्हारे पिता का पैसा इस घर में आना चाहिए। तुम माँ बनने वाली हो, समझदार बनो। पायल ने मोबाइल नीचे कर लिया, पर उसकी आंखों में पछतावा नहीं था। विहान डर कर पर्दे के पीछे छिप गया। अनन्या ने पहली बार समझा कि वह बच्चा दोषी नहीं था, उसे उकसाया गया था। दर्द की अगली लहर ने उसे झुका दिया। उसकी साड़ी पर धब्बा और गहरा हो गया। उसने कांपते हाथ से मोबाइल का सहायक बटन दबाया और फुसफुसाई, 112 पर फोन लगाओ। शकुंतला झपटी, मगर देर हो चुकी थी। आपात सेवा बताइए। दूसरी तरफ से आई, मैं 9 महीने की गर्भवती हूँ। अनन्या ने तेजी से कहा, मेरे पेट पर चोट लगी है, पानी निकल गया है, खून आ रहा है और मेरे ससुराल वाले मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। पता बसंत कुंज, ब्लॉक सी, राठौर निवास। शकुंतला का चेहरा पहली बार कांपा। फोन बंद करो, वह चीखी। लेकिन बाहर से कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज उठी। गली के पहरेदार दौड़े, पड़ोसी बालकनी में आ गए। दरवाजा पुलिस ने खुलवाया। एम्बुलेंस वाले भीतर घुसे। एक महिला सिपाही ने अनन्या की साड़ी पर खून देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। तभी आर्यन दरवाजे पर पहुंचा, आंखें लाल, चेहरे पर गुस्सा। यह हमारा पारिवारिक मामला है, उसने कहा। अनन्या को स्ट्रेचर पर उठाते हुए परिचारक बोला, अब यह जान बचाने का मामला है। और उसी पल पायल के मोबाइल से गलती से वह रिकॉर्डिंग चल पड़ी, जिसमें शकुंतला की आवाज साफ थी। बच्चे को रात तक रोकना है, फिर हस्ताक्षर करवा लेंगे। अस्पताल की सफेद रोशनी अनन्या की आंखों में चुभ रही थी। एम्बुलेंस के भीतर उसके पेट पर पट्टियां और यंत्र लगाए जा रहे थे। एक महिला परिचारिका बार बार कह रही थी, आंखें खुली रखिए दीदी, हम पहुंच रहे हैं। मगर अनन्या का ध्यान सिर्फ उस छोटी सी धड़कन पर था, जो यंत्र से कभी तेज कभी धीमी सुनाई दे रही थी। सफदरगंज अस्पताल में प्रसूति विभाग में उसे सीधे आपात कक्ष में ले जाया गया। डॉक्टर नंदिता सेन ने उसकी स्थिति देखते ही सवाल किया, पेट पर सीधी चोट लगी है। अनन्या ने सिर हिलाया। बोलने की ताकत नहीं थी। डॉक्टर ने जांच की, फिर उनकी आंखों में चिंता छिपी नहीं रह सकी। बच्चे की धड़कन गिर रही है, संभव है भीतर झिल्ली और अपरा पर असर पड़ा हो। हमें तुरंत शल्य प्रसव कराना पड़ेगा। मेरी बच्ची। अनन्या की आवाज टूट गई। डॉक्टर ने उसका हाथ दबाया। हम पूरी कोशिश करेंगे। उसे भीतर ले जाया जा रहा था, तभी आर्यन फिर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े सुरक्षाकर्मी से बहस शुरू कर दी। मैं पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। महिला सिपाही ने रास्ता रोक लिया। जिस महिला ने बयान दिया है कि उसे रोका गया, उसके पास बिना अनुमति कोई नहीं जाएगा। आर्यन ने अनन्या की ओर देखा। उस नजर में चिंता नहीं थी। वह अपमानित आदमी की तरह तिल मिला रहा था, जैसे उसकी कोई चाल सबके सामने खुल गई हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसने कहा। अनन्या ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, गलती मैंने नहीं की। दरवाजा बंद हो गया। शल्य कक्षा में ठंड थी। छत की तेज रोशनी के बीच अनन्या को अपने पिता की आवाज याद आई, जिस दिन कोई तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी से डराने लगे,
उसी दिन समझना कि तुम्हारी ताकत उन्हें दिख गई है। आंसू उसकी कनपट्टियों तक बह गए। दर्द, दवा और डर मिलकर उसे धुंधला कर गए थे। फिर बहुत देर बाद, या शायद कुछ ही मिनट बाद, हवा में एक पतली सी रोने की आवाज गूंजी। अनन्या की सांस लौट आई। बेटी हुई है, डॉक्टर नंदिता ने कहा। उस बच्ची को कुछ पल के लिए अनन्या के गाल से लगाया गया। नन्हा चेहरा सिकुड़ा हुआ था, आंखें बंद थी, मगर उंगलियां जैसे जीवन को कसकर पकड़ रही थी। अनन्या ने उसे छूते हुए फुसफुसाया, तू आ गई, तू सच में आ गई। बच्ची को विशेष देखभाल कक्ष में ले जाया गया क्योंकि जन्म कठिन था और उसे निगरानी की जरूरत थी। अनन्या को कुछ घंटों बाद होश आया। पेट में टांकों की जलन थी, गला सूखा था, पर मन में एक ही सवाल था, मेरी बेटी। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, लड़ रही है, छोटी है मगर मजबूत है। उसी रात अस्पताल की सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी अरोड़ा अनन्या से मिलने आई। उनके साथ वही महिला सिपाही भी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आप उस घर में वापस जाने में सुरक्षित महसूस करती हैं? अनन्या ने आंखें बंद की। उसे शकुंतला की हंसी याद आई, बंद दरवाजे की आवाज याद आई, आर्यन का वह वाक्य याद आया, धारा लागू होगी। उसने साफ कहा, नहीं। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। तब हम आपका बयान दर्ज करेंगे। बच्ची की सुरक्षा भी प्राथमिकता होगी। सुबह होने से पहले अनन्या ने उस व्यक्ति को फोन किया जिस पर उसके पिता हमेशा भरोसा करते थे, अधिवक्ता वसुंधरा मेहरा। वह उम्रदराज, शांत और बेहद सख्त महिला थी। महेंद्र मल्होत्रा के समय से परिवार के कानूनी मामले को देखती आई थी। वसुंधरा दोपहर तक अस्पताल पहुंच गई। उनके हाथ में मोटी फाइल थी। उन्होंने अनन्या के बिस्तर के पास बैठकर कहा, तुम्हारे पिता ने सही समय पर सही व्यवस्था की थी, लेकिन लगता है आर्यन के परिवार को उसकी आधी जानकारी मिल गई। अनन्या ने थकी आंखों से पूछा, कौन सी व्यवस्था? वसुंधरा ने फाइल खोली। तुम्हारे पिता ने पारिवारिक न्यास में एक प्रावधान रखा था। तुम्हारे पहले बच्चे के जन्म पर एक बड़ी राशि बच्ची के नाम सुरक्षित निवेश में जानी थी, लेकिन यदि जन्म के 24 घंटे के भीतर मां स्वेच्छा से संयुक्त पारिवारिक खाते में प्रबंधन अधिकार दे दे तो पति का परिवार उस धन को व्यावसायिक उपयोग के नाम पर नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता था। अनन्या के होंठ सूख गए। मतलब वे मेरी बेटी का इंतजार नहीं कर रहे थे? उसने धीरे से कहा। वसुंधरा की आंखें कठोर हो गई। वे तुम्हारे हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे थे। फिर सब कुछ जुड़ने लगा। आर्यन का अचानक प्रेम से उसे सास के घर भेजना, गाड़ी की चाबी छीनना, अस्पताल न जाने की जिद, शुभ मुहूर्त की बात, दस्तावेज बंद दरवाजा। अनन्या के भीतर कुछ टूट गया, मगर उसी टूटन में एक नई दृढ़ता उठी। अब क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा। वसुंधरा ने कागज सामने रखे। पहला, बच्ची के नाम की राशि पर तत्काल सुरक्षा आदेश। दूसरा, किसी संयुक्त खाते या पारिवारिक खाते में 1 रुपया भी नहीं जाएगा। तीसरा, तुम्हारे बयान के आधार पर घरेलू हिंसा, गैर कानूनी रोक, आपराधिक दबाव और लापरवाही की शिकायत। चौथा, अस्पताल प्रशासन से आर्यन और शकुंतला की पहुंच सीमित करने का अनुरोध। अनन्या ने हाथ उठाया, उंगलियां कांप रही थी। टाकों का दर्द शरीर में खिंच रहा था, लेकिन उसने कलम पकड़ ली। उसने अपनी बेटी का नाम लिखा, आर्या मल्होत्रा राठौर। फिर उसने हस्ताक्षर किए। अगले दिन आर्यन अस्पताल आया। इस बार उसके साथ शकुंतला भी थी। शकुंतला ने रेशमी साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बड़ी बिंदी, हाथ में पूजा की थाली। वह बाहर खड़े लोगों के सामने दुखी दादी का चेहरा बनाकर बोली, हमें हमारी पोती से मिलने नहीं दे रहे हैं। बहू को किसी ने भड़का दिया है। लेकिन अस्पताल के सुरक्षा कक्ष में पायल की रिकॉर्डिंग पहले ही जमा हो चुकी थी।
पड़ोसी ने भी बयान दिया था कि उसने दरवाजा बंद होने के बाद अनन्या की चीखें सुनी थी। एम्बुलेंस कर्मियों ने रिपोर्ट में लिखा था कि गर्भवती महिला को घर से निकालने में ससुराल पक्ष सहयोग नहीं कर रहा था। महिला सिपाही ने शकुंतला से कहा, आपसे थाने में पूछताछ होगी। शकुंतला का चेहरा उतर गया। मैंने तो बहू का भला चाहा था। पीछे से अनन्या की धीमी आवाज आई, भला ताला लगा कर नहीं किया जाता है। सभी मुड़े। अनन्या व्हील चेयर पर थी। चेहरा कमजोर था मगर आंखें साफ थी। उसकी गोद में नन्ही आर्यन नहीं थी क्योंकि बच्ची अभी विशेष देखभाल कक्ष में थी। लेकिन अनन्या की खाली गोद भी उस दिन अदालत जैसी लग रही थी जहां सच बैठ चुका था। आर्यन आगे बढ़ा। अनन्या, ये सब खत्म करो, हम बात कर सकते हैं। बात तब होती जब तुम कहते कि मुझे अस्पताल ले चलो। अनन्या बोली, तुमने कहा रात 12 बजे तक रुको। आर्यन चुप हो गया। तुमने मेरी बच्ची की सांसों को पैसों की तारीख से तोला। उसने कहा, अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा है। उस दिन आर्यन को बच्ची से मिलने की अनुमति नहीं मिली। अदालत से अस्थायी संरक्षण आदेश के लिए आवेदन गया। 3 दिन बाद मजिस्ट्रेट ने अनन्या और नवजात आर्या की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया। आर्यन को अस्पताल, मायके के घर और बच्ची के देखभाल केंद्र से दूरी रखने को कहा गया। शकुंतला और पायल से पूछताछ शुरू करी, लेकिन कहानी सिर्फ कानूनी लड़ाई की नहीं थी। असली लड़ाई अनन्या के भीतर चल रही थी। रात में जब अस्पताल शांत हो जाता, वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती। नीचे चाय वाले की दुकान पर लोग हंसते बोलते, ऑटो रिक्शा रुकते, दूर किसी मंदिर की घंटी बजती। दुनिया चल रही थी जैसे उसकी दुनिया अभी अभी टूट कर बिखरी ना होके। कभी कभी उसे अपराध बोध घेर लेता। क्या उसने पहले संकेत नहीं देखे? क्या वह अपनी बेटी को खतरे में ले आई? क्या पिता की चेतावनी उसे पहले समझनी चाहिए थी? एक रात नर्स ने आर्या को कुछ देर के लिए उसकी छाती पर रखा। बच्ची बहुत छोटी लग रही थी मगर उसके रोने में जिद थी। अनन्या ने उसकी उंगली पकड़ी। नन्ही आर्या ने अपनी पूरी ताकत से माँ की उंगली जकड़ ली। उसी क्षण अनन्या ने तय किया कि वह अब खुद को दोष नहीं देगी। दोष उनका था जिन्होंने विश्वास को जाल बनाया, गर्भवती स्त्री को कमजोर समझा और बच्चे के जन्म को सौदे की घड़ी बना दिया। 2 सप्ताह बाद अनन्या को अस्पताल से छुट्टी मिली। वह राठौर निवास नहीं लौटी। वह अपनी माँ के पुराने घर ग्रेटर कैलाश की उस शांत कोठी में गई जहां उसके पिता की तस्वीर अब भी बैठक में लगी थी। दरवाजे पर कदम रखते ही वह रो पड़ी। उसकी माँ नहीं थी, पिता नहीं थे, शादी का भ्रम नहीं था, लेकिन उसकी बाहों में आर्या थी। वसुंधरा मेहरा ने न्यास की राशि सुरक्षित कर दी। अदालत ने आर्यन की आर्थिक पहुंच रोक दी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आर्यन के व्यापार पर भारी कर्जा था। कुछ संदेशों ने उसने अपनी माँ से लिखा था कि बच्चा होते ही सब संभल जाएगा। एक संदेश में शकुंतला ने जवाब दिया था, बस बहू को उस दिन तक घर से बाहर मत जाने देना। इन संदेशों में मामला बदल दिया। अब यह सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं रहा, यह योजना थी। पायल के बाद में बयान बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि वह डर गई थी, उसे समझ नहीं था, मगर उसके मोबाइल में बची अधूरी रिकॉर्डिंग ने सब बता दिया। उसमें हंसी थी, ताला था और वह वाक्य था जिसमें अदालत में बैठे लोगों भी सन्न कर दिए। बच्चे को रात तक रोकना है। विहान को बाल परामर्शदाता के पास भेजा गया। अनन्या ने साफ कहा कि उसे उस बच्चे से नफरत नहीं है। अदालत में उसने कहा 6 साल का बच्चा छलांग लगाना सीख सकता है, साजिश नहीं। साजिश बड़े लोगों ने की है। उसके इस वाक्य ने कई लोगों की आंखें झुका दी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। आर्या का वजन बढ़ने लगा। पहले वह दूध पीते पीते थक जाती थी, फिर उसने माँ की आवाज़ पहचाननी शुरू की।
अब अनन्या उसे गोद में लेकर पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होती तो लगता जैसे महेंद्र मल्होत्रा की मुस्कान दीवार से उतरकर कमरे में फैल गई। 1 महीने बाद अदालत में पहली बड़ी सुनवाई हुई। आर्यन महंगे वकीलों के साथ आया। उसने दावा किया कि अनन्या भावुक, अस्थिर और परिवार विरोधी है। शकुंतला ने रोते हुए कहा कि बहू ने दादी को पोती से दूर कर दिया। फिर डॉक्टर नंदिता सेन ने गवाही दी। उन्होंने कहा कि पेट पर चोट और अस्पताल पहुंचने में देरी से मां और बच्ची दोनों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। एम्बुलेंस कर्मी ने कहा कि घर का माहौल सहयोगी नहीं बल्कि रोकने वाला था। महिला सिपाही ने दरवाजा बंद होने, चाबी छिपाने और आपातकाल का पूरा विवरण रखा। आखिर में वसुंधरा ने आर्यन के संदेश अदालत के सामने रखे। आर्यन की गर्दन झुक गई। न्यायाधीश ने कहा, जिस घर में गर्भवती स्त्री की चीख से पहले संपत्ति की धारा सुनी जाए, वहां सुरक्षा का दावा खोखला है। अनन्या की आंखों में आंसू बह निकले। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे बस यह चाहिए था कोई सच को उसके नाम से पुकारे। आर्यन को बच्ची से मिलने के लिए कठोर निगरानी की शर्तें दी गई। शकुंतला को अनन्या से संपर्क करने से रोका गया। न्यास की संपत्ति पूरी तरह से आर्या के नाम सुरक्षित रही। आगे की आपराधिक कार्यवाही जारी रही। उस शाम अनन्या घर लौटी तो बारिश हो रही थी। बरामदे में तुलसी के पास मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। उसने आर्या को कंबल में लपेटा और धीरे से कहा, तेरा जन्म डर से नहीं, लड़ाई से हुआ है और तू किसी की लालच की वारिस नहीं, अपनी नाना नानी के आशीर्वाद की वारिस है। आर्या ने आंखें खोली। पल भर को लगा जैसे वह मुस्कुराई हो। अनन्या ने उसे सीने से लगा लिया। जिस दिन उसकी कोख पर चोट की गई थी, उसी दिन उसे लगा था कि उसका जीवन टूट गया। लेकिन अब उसे समझ आया, कभी कभी टूटने की आवाज अंत नहीं होती, वही आवाज भीतर छिपी ताकत को जगा देती है। उस बंद दरवाजे के पीछे उसे रोकना चाहते थे, पर उसी दरवाजे की कुंडी ने उसकी आंखें खोल दी। और उस रात जब पूरी कोठी उसके विरुद्ध खड़ी थी, एक माँ ने दर्द से कांपते हाथों में आपात नंबर मिलाया और अपनी बेटी ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बचा ली।